कि बहुत सारे लोगों ने इसको बोला 10 दिन पुराना दिन। तो मैंने कल एक इंस्टा में एक रील भी डाली थी रात के टाइम में यार, कि 8 महीने पहले का एक इंटरव्यू है जहां पर मैंने कहा था कि नेपाल की गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिर जाएगी और आपको मेरे वर्ड्स याद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि अगर 10 दिन 15 दिन किसी देश की सरकार है सर, किसी का मतलब कोई घर नहीं है कि घर टूट जाएगा 10 दिन 15 दिन के अंदर। किसी देश की सरकार को कोलैप्स होने में, खत्म होने में सालों लग जाते हैं। तो फिर भी नेपाल की सरकार आपने देखा होगा महज 8 महीने में गिरी। तो क्या ऐसे गिरी है सर, पूरी पूरी दुनिया ने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हश्र हुआ है। एक सरकार गिरना अलग होता है कि यार अपोजिशन या उन्होंने अपने एमपीज को अलग ले लिया और सरकार गिर गया। यहां सरकार के पीएम से लेकर मंत्रियों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी है सर नेपाल के अंदर। किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक एमपी है सर, ये आज सबको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। ये सबको पता है सर कि बिना पैसे खर्च करे किसी भी देश में कोई भी आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला काम क्या होता है, ये हर पार्लियामेंट अपने ऊपर ना ले। जिनको लगता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं तो वो इस चीज को दूर रखें। होता क्या है कि सबसे पहले 20, 25, 30 करोड़ जो भी उसने पैसे खर्च करते हैं वो उसको रिकवर करता है सर, क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी लड़ना है। नेपाल के अंदर भी, नेपाल में सिचुएशन ये नहीं हुई सर। नेपाल में ओली गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने ये नहीं बोला यार कि हमारा इलेक्शन में जो पैसा खर्च हुआ है हम उसको रिकवर करें। वो अपनी जनता को भूल गए सर। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की सोची, जहां से आ रहा है पैसा कमाना है। उनको मतलब नहीं है कि नेपाल में जनता भी है। चलो मैं कहता हूं कि उनका पूरा का पूरा झुकाव चाइना की तरफ था। मैं तो ये बोलता हूं आपके चैनल में सर, वो गवर्नमेंट चाइना की थी सर, वो नेपाल की गवर्नमेंट नहीं थी, वो चाइना की गवर्नमेंट थी। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट को कौन गिराना चाहता है सर दुनिया के अंदर? कोई तो एक पावरफुल वेस्ट में बैठा हुआ देश है जो नहीं चाहता था सरकार गिरे, ये सरकार रहे नेपाल के अंदर। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर। जितना मैंने ग्राउंड में रिसर्च किया है, जितने मेरे लोग नेपाल के अंदर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो आज भी हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं कि अच्छी दोस्ती रहे क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क है, वो उन्होंने आज भी बोल रहे हैं कि लक्की भाई आज जो नेपाल में जो सरकार बनेगी वो यूएस सरकार बनेगी सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज शायद 3 बजे के बाद जो सुशीला कार्की जो भी वहां की अग्रणी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो लोगों का कहना है, मेरे लोगों का कहना है जो नेपाल में बैठे हुए हैं, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ये नेपाल, अब इनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो कहीं ना कहीं से इन जंजियों को जो भी आगे लेकर आए या जिन्होंने इनका सहारा लिया, मैं बोलता हूं कि यूएस, अब सीआईए ने इस दुनिया के अंदर टोटल सर 60 से ज्यादा देशों की सरकार गिराई है सर, अकेले सीआईए ने। आप हिसाब लगाइए ना सर, पहले अपना क्या कहते हैं, श्रीलंका खत्म हुआ, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश खत्म हुआ, बांग्लादेश के बाद नेपाल, पाकिस्तान तो पहले ही खत्म हो चुका है सर। 200 रुपए केजी आटा ले रहे हैं वहां पर लोग। तो कहीं ना कहीं इन जंजियों के पीछे भी क्या थी, सीआईए का 100% हाथ है सर। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो शायद मैं आपको कुछ एविडेंस भी दे दूंगा जिससे भूचाल आ जाएगा सर। सर नेपाल के अंदर मैं आपको बताऊं, मुझे बोला गया, मुझे 6 महीने पहले मेरे एक सोर्स ने बोला कि लक्की भाई अगर तुम नेपाल के अंदर आओगे तो महज 15 मिनट के अंदर तुम्हें उठा लिया जाएगा। नेपाल में आपको पता है सर आज आईएसआई कितना पावरफुल है इस टाइम। आईएसआई, आप बोलोगे यार पाकिस्तान देश खत्म हो चुका है, लेकिन आईएसआई इतना पावरफुल कैसे है? क्योंकि आईएसआई टोटल सीआईए के इशारे में काम करता है सर। आईएसआई को जितना भी एड फंडिंग मिलता है, जितना भी फंड मिलता है पाकिस्तान आर्मी को, टोटल कौन देता है? अमेरिका देता है सर। आईएसआई सिर्फ फ्रंट में है, सीआईए कभी फ्रंट में नहीं आता सर। सीआईए हमेशा बैक गेम खेलता है, बैक फुट से गेम। आप सिर्फ यही उदाहरण नहीं देख सकते हैं सर, आप यूएसएसआर का उदाहरण देख सकते हैं। जो मुजाहिदीन पूरी दुनिया के अंदर आए उनको किसने ट्रेंड किया? उसने ट्रेंड किया आईएसआई ने, लेकिन आईएसआई के पीछे था कौन? सीआईए था सर। सेम नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट गिराई है डायरेक्ट तरीके से, हाथ किसका? आईएसआई। उसके पीछे इनडायरेक्ट तरीके से पीछे कौन सा? सीआईए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें केपी ओली की गलती नहीं थी सर। 100 की 100% गलती प्रेजेंट गवर्नमेंट की थी। पाकिस्तान नहीं कहेंगे हम लोग, पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है सर, एक प्यादा है। पाकिस्तान खत्म हो चुका है। पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। पाकिस्तान अपनी खुद के देश की सरकार को नहीं बचा पा रहा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो नेपाल को कंट्रोल करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईएसआई जो काम करता है वो सीआईए के इशारे में काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? ग्राउंड पर जो भी वर्क करेगा वो आईएसआई वर्क करेगा, लेकिन पूरा का पूरा मास्टर प्लान किसका होगा? सीआईए का मास्टर प्लान होगा सर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ सर। अगर मैं ये कहूं तो कंट्रोल होगा सर किसका? सीआईए का। सिर्फ आईएसआई एक मोहरा है फ्रंट पर जो काम करता है सर। आप एक शोरूम के मालिक की तरह देख सकते हैं कि एक शोरूम का मालिक अमेरिका है, वर्कर्स कौन है सर उसमें? आईएसआई के लोग। देखो हमारे 24 बॉर्डर ओपन है नेपाल के साथ, हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है सर।
क्योंकि आज भी हमारे लोग नेपाल के अंदर जाते हैं, नेपाल के लोग हमारे आते हैं, हमारे को कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि नेपाली इंसान गलत है, नेपाली इंसान आज भी अच्छा है, आज भी हमारे देश में गोरखा राइफल है सर। लेकिन दिक्कत क्या है, उनकी आड़ में हजारों आज आईएसआई के लोग, एमडब्ल्यूएस के लोग इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपने कई न्यूज़ में सुना होगा सर कि चाइनीज एजेंट पकड़े गए, बॉर्डर के अंदर आईएसआई के लोग पकड़े गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं सीआईए का नाम ले रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में हसीना गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 बच्चों को शूट आउट करवा दिया। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जब बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन बच्चों की बॉडी से जो बुलेट मिली थी ना सर, जो 100 बच्चों की बॉडी से बुलेट मिली थी, उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली थी उसका साइज था 7.62 mm इंटू 39 mm। यानी कि जो ये गोली का जो साइज है, ये गोली AK-47 AKM जैसे हथियारों के अंदर डलती है सर। आप ये बताओ कि इंडिया में क्यों होगा भाई? हमारे हिंदुस्तान में कौन से हमारे मिनिस्टर करप्शन करके जेलों के अंदर बैठे हुए हैं सर? हमने कौन से देश के अंदर वीजा घोटाले करे हुए हैं? आज हमारा देश एक सुपर पावर देश बन रहा है सर। ये जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं, यही वो एजेंट है जो वेस्ट के लिए काम करते हैं इस देश में रहकर। मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, शायद इस देश की जनता समझ जाएगी। भाई आप ये सोचो कि हजारों लोग रोड के ऊपर धरना करते हैं, स्लम के लोग आकर, और वो एक एक महीने तक धरना करते हैं, उनका घर का खर्चा कैसे चलता है भाई? कभी आपने सोचा है अगर लक्की बिस्ट भी 4 दिन काम नहीं करेगा तो मुझे भी मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाएगा यार। तो वो लोग एक एक महीने तक रोडों के ऊपर बैठे रहते हैं सरकार के खिलाफ। उनके घर में पैसा कौन देता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही पैसा देने वाला वेस्ट है जो इन लोगों तक पैसा पहुंचाता है। अगर जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसा होगा, तो हमारे देश में रह जरूर रहे, लेकिन वो आवाज जो है वो वेस्ट की आवाज है सर। मेरी मेल चेक करिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मेरी मेल भर जाएगी सर। आज तक आप मेरा इंस्टा, मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लो और कोई बोल दे कि लक्की बिस्ट ने कभी किसी के फेवर में बात करी या कोई मैंने ऐड किया है। आज क्या मुझे एड्स के ऑफर नहीं आते होंगे सर? बड़ी बड़ी इन्हीं कंपनियों के, और जो इनके जो मालिक है उनकी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से, वो सामने तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे लक्की बिस्ट हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहते होंगे कि हमारी कंपनी का प्रमोशन करो ताकि धीरे धीरे मैं उनके टच में आऊं, उनसे मिलूं। आज तक मैंने कभी किसी का प्रमोशन नहीं किया सर। यहां तो जिनके दो जो 10-10 हजार फॉलोवर लेके बैठे हैं वो भी आज लाखों रुपए कमा रहे हैं सर। आप मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं सर, मेरा घर चेक कर सकते हैं। आज तक मैंने सिर्फ यही बोला, मैं सिर्फ ग्राउंड वर्क पर बात करता हूं सर। मैं तब तक कोई भी शब्द नहीं बोलता जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो जाए। अगर मैंने कोई भी शब्द बोला है तो मैं 1000% सोचता हूं उस पर, क्योंकि सर आपका कहा हुआ शब्द हो सकता है किसी को नुकसान भी पहुंचा दे। अगर मैं कोई बोल रहा हूं तो मेरा 100% रिसर्च होगा सर उस पर। मैं वेरीफाई करूंगा कि कोई भी अगर मेरा सोर्स, कोई भी अगर मेरा एजेंट मुझे बात कर रहा है, वो क्यों बोल रहा है, कहीं जानबूझ के लक्की बिस्ट को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि इस शब्द का क्या असर होगा। तो मैं ज्योतिष नहीं हूं सर, अगर कुछ भी होगा तो जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं हिंदुस्तान की जनता से सर, कि हमारी जो यूथ है वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल यूथ और बढ़ती हुई यूथ है सर। आज हम इस देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में आने की सोच रहे हैं, मतलब बन रहे हैं हम धीरे धीरे। तो मेरी उनसे एक ही अपील है कि प्रोपेगेंडाओं में बिल्कुल नहीं आए हैं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं आज एक चीज बोलता हूं सर, आपको मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं मेल पता है लोगों का क्या रखा है सर। लोगों का मेल आया कि एक बार हमारी सरकार को आने दो, पिछले बार तुम 4 साल जेल के अंदर थे, इस बार 40 साल जेल के अंदर रहोगे। अब आप सोच लो सर, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं सर कि मेरे जीते जीते उनकी सरकार नहीं आएगी सर। बस सर मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मेरी बात सुनिए, मैं बात देश की करता हूं सर। एक बार मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया लोगों से, सर मैं क्यों मोदी भक्त हूंगा सर? मुझे एक चीज बताओ, मुझे मोदी साहब थोड़ी ना तनख्वाह दे रहे हैं सर। मैं बात देश की कर रहा हूं कि मोदी साहब मुझे हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं सर। अरे एक लीडर है यार। अच्छा, आप अगर किसी लीडर को अच्छा बोलते हैं तो आप देश के हित में है। अगर मैं किसी लीडर के लिए बात कर रहा हूं कि यार एक लीडर सही काम कर रहा है तो मैं मोदी भक्त हो गया सर। अरे मोदी भक्त ने सर, मुझे कौन सी मोदी भक्त ने जेट प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है, मुझे कौन सी चीजें दे रखी है, अकेला घूमता हूं सर।